नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, अपने अपने घरों में महफूज होंगे। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये क्राइम की दुनिया का दिल दहला देने वाली, वाकई में चौंका देने वाली घटना है। क्योंकि गुनहगार ने गुनाह करने के बाद जिस तरीके से अपने गुनाह को छुपाने की कोशिश करी है, वाकई में आज तक के क्राइम रिकॉर्ड में ना तो पहले आपने कभी ऐसा सुना होगा ना ही देखा होगा। क्योंकि खुद गुनहगार को भी ये अंदाजा नहीं होगा कि ये क्राइम वर्ल्ड का फेमस क्राइम स्टोरी बन जाएगा, कि लोग तंदूर में बनी चीजें को भी खाना छोड़ देंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वर्ल्ड फेमस तंदूर मर्डर केस की। ये कहानी है दिल्ली के रहने वाले दिल्ली यूथ कांग्रेस के नेता सुशील शर्मा और उनकी वाइफ नैना साहनी की। सुशील शर्मा और नैना साहनी की दोस्ती अपने कार्यकाल के दौरान ही शुरू हुई थी, क्योंकि नैना साहनी भी उन दिनों दिल्ली यूथ कांग्रेस की कार्यकर्ता थी। दोस्ती आगे बढ़ी तो प्यार हुआ, प्यार परवान पर चढ़ा तो दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद सुशील शर्मा नैना साहनी को अपने सरकारी फ्लैट पे ले आता है, जो न्यू दिल्ली के गोल मार्केट में स्थित है। यहां तक तो सब ठीक चल रहा था, पर बात 2 जुलाई 1995 की है, जिस दिन घटना को अंजाम दिया गया। एक दिन जब सुशील शर्मा अपना काम खत्म करके घर आते हैं तो देखते हैं कि नैना साहनी फोन पर किसी से बात कर रही है। नैना साहनी सुशील शर्मा को देखते ही फोन रख देती है, तो सुशील शर्मा पूछते हैं कि फोन पर कौन था। नैना साहनी जवाब देती है, कोई रॉन्ग नंबर था। बस फिर क्या था। यह बात सुशील शर्मा को सच नहीं लगी और तसल्ली करने के लिए उन्होंने रीडायल किया, तो सामने से जिस व्यक्ति की आवाज आई वो कोई और नहीं, नैना साहनी का दोस्त मतलूब करीम था। मैं आपको बता दूं कि नैना साहनी और मतलूब करीम दोनों ने एक ही कॉलेज से पढ़ाई करी थी, जिसका नाम था जाकिर हुसैन कॉलेज। फिर दोनों दिल्ली यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता बन गए, तो इसलिए भी सुशील शर्मा को अक्सर ये लगता था कि इन दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है। चूंकि सुशील शर्मा ने नैना साहनी का झूठ भी पकड़ लिया था, तो दोनों के बीच काफी बहस होने लगी। बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि सुशील शर्मा ने गुस्से में आकर अपनी बंदूक निकाल ली और 3 फायर किए। पहली गोली कमरे के छत पर, दूसरी गोली नैना साहनी के गर्दन पर और तीसरी गोली नैना साहनी के सर पर लगी, और वहीं पर नैना साहनी की मौत हो गई। अक्सर जब इंसान गुस्से में होता है तो ना चाहते हुए भी बड़े से बड़ा क्राइम कर देता है, और फिर उस पर पर्दा डालने के लिए एक और क्राइम करता है। यही गलती सुशील शर्मा ने भी की। वो खुद को कानून के हवाले करने की बजाय लाश को ठिकाने लगाने की सोचते हैं, और कार की डिक्की में लाश को लेकर आरटीओ ब्रिज पर चला जाता है और इंतजार करने लगता है कि गाड़ियों का आना जाना कम हो जाए तो लाश को निकालकर यमुना नदी में फेंक दिया जाएगा। पर कहते हैं ना, समय अगर बुरा चल रहा हो तो किस्मत भी साथ नहीं देती। कुछ यही हाल सुशील शर्मा का भी था। करीब आधा घंटा इंतजार करने पर भी जब लाश को निकालकर यमुना में फेंकने का मौका नहीं मिला तो उन्होंने प्लान चेंज कर दिया। करीब 10:30 पर सुशील शर्मा गाड़ी लेकर करनौल प्लेस पहुंचता है। मैं बता दूं आपको, ये टाइम रात का टाइमिंग है, जहां पर उसका खुद का रेस्टोरेंट भी था, जिसका नाम था बगिया रेस्टोरेंट। वहां पहुंचते ही वो अपने रेस्टोरेंट के मैनेजर से मिलता है, जिसका नाम केशव था, और उसको सारी बात बताता है। फिर दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि नैना साहनी के लाश को तंदूर की भट्टी में डालकर जला दिया जाए। पर कहते हैं ना, जब बुरा वक्त आता है तो चारों तरफ से आता है। कुछ ऐसा ही दृश्य यहां भी हुआ। तंदूर में लाश को डाल तो दिया गया, पर वो ठीक तरह से जल नहीं रहा था, तो उन लोगों ने उसमें बटर डाल दिया, जिससे लाश पूरी तरह ठीक से जल सके। बटर डालते ही आग की लौ तेजी से ऊपर उठने लगी। कहते हैं वहीं रोड के दूसरी तरफ एक बुढ़िया सब्जी बेचती थी, जिसका नाम अनारो देवी था। जब उन्होंने आग की लपटों को इतना ऊपर उठते देखा तो वो डर गई और शोर मचाने लगी। तभी उसी रास्ते से एक दिल्ली पुलिस कांस्टेबल गुजर रहा था। बुढ़िया की चीखने की आवाज सुनकर वो रुक गया। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ने जब देखा कि आग की लपटें बहुत तेजी से ऊपर उठ रही है, तो वह मामले की छानबीन करने रेस्टोरेंट पहुंचता है। केशव कांस्टेबल को यह कहकर वापस भेज देता है कि कुछ पुराने पोस्टर रखे थे जो काम के नहीं थे, इसलिए इसे तंदूर में जला दिया जा रहा है। कांस्टेबल राकेश की बात मानकर वहां से चला जाता है। पर थोड़ी देर बीत जाने पर भी जब आग की लपटें कम नहीं होती है, तो कांस्टेबल फिर मामले की जांच करने आता है, तो देखता है कि तंदूर में से किसी इंसान के जैसी हाथ दिखाई दे रही है। फिर क्या था। कांस्टेबल तुरंत मामले की तहकीकात करता है और अपने अंडर ले लेता है। लाश को पोस्टमार्टम करने के लिए भेज दिया जाता है। अगले दिन ये न्यूज़पेपर में भी छप जाता है।
जब इस न्यूज़ को मतलूब करीम पढ़ता है तो वो लाश की पहचान करने के लिए जाता है और नैना साहनी के हाथ पर रिंग देखकर वो बता देता है कि ये जो लाश है ये नैना साहनी का है और ये जो कांड किया है ये उसके हस्बैंड यानी कि सुशील शर्मा ने ही किया है। फिर सुशील शर्मा को ढूंढा जाता है, सुशील शर्मा गायब। सुशील शर्मा बेंगलोर में होते हैं, सुशील शर्मा गायब हो जाते हैं। फिर 10 जुलाई 1995 को पुलिस बेंगलोर से सुशील शर्मा को पकड़ कर लाती है। फिर मामला कोर्ट में जाता है। 2003 में लोअर कोर्ट फांसी का फैसला सुनाती है और केशव को 7 साल की सजा होती है। तो लोअर कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुशील शर्मा हाई कोर्ट में अपील करता है। तो 2007 में दिल्ली हाई कोर्ट भी लोअर कोर्ट के फैसले को बरकरार रखती है, यानी कि 1995 में गिरफ्तार हुआ और 2007 में हाई कोर्ट ने भी लोअर कोर्ट के फैसले को ही बरकरार रखा, यानी 7 और 5 12 साल। ये 12 साल सुशील शर्मा तिहाड़ जेल में रहे। फिर 2007 से लेकर 2013 तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बदलकर इसे उम्र कैद की सजा दिया। फिर 2015 में सुशील शर्मा ने पेरोल के लिए अप्लाई किया और उसमें यह दलील दिया, मैं अपने उम्र कैद की सजा से ज़्यादा टाइम बिता चुका हूँ। और 2015 में और 2015 सितंबर के महीने में सुशील शर्मा को रिहा कर दिया जाता है।